मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पिछले कक्षाओं में हम लोग अष्टक वर्ग के विषय में और शुद्ध पिंड के विषय में भी पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा विषय है वो मेष लग्न का हो गया था, वृष लग्न में चलना है। जल्दी जल्दी वृष लग्न का योग कारक ग्रह को अन्वेषण करना है और प्रत्येक लग्न का योग कारक ग्रह बनाने के लिए आप लोगों को मैं कहा था, किसी किसी का तो अभ्यास होगा। अभी हम लोग वृष लग्न का बना देते हैं। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये वृष लग्न की कुंडली है। अभी पिछले कक्षा में जो नियम बताया गया था उसके हिसाब से केंद्राधिपति देखेंगे, किसको किसको केंद्राधिपति दोष लग रहा है। वृष लग्न की कुंडली में केंद्र का स्वामी यहाँ जैसे वृष लग्न है तो शुक्र है और सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, मंगल सप्तम भाव का स्वामी और दशमेश जो है वो शनि है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट केंद्र के बाद त्रिकोणेश को देखते हैं, क्योंकि शुभ स्थान में केंद्र और त्रिकोण का दोनों का भूमिका सबसे मुख्य रहता है। त्रिकोण का स्वामी यहाँ पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है। पंचम भाव का समझ रहे हैं बात को, ध्यान से इसको नोट करते जाइए। पंचम भावेश जो है वो कौन है? बुध है और नवम भाव का स्वामी जो है वो शनि है। उसके बाद मारकेश के विचार कर लेते हैं। मारकेश कौन कौन है? मारक स्थान द्वितीय और सप्तम को कहा जाता है। यहाँ द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी जो है वो कौन है? बुध है। समझ में आ रहा होगा। और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। तो मंगल बुध दोनों मारकेश हो गए हैं। और त्रिकेश जो है, त्रिक मतलब 6, 8, 12 होते हैं। आप लोगों को याद होगा 6, 8, 12, 6 से शत्रु, 8 से मृत्यु और 12 भाव से व्यय का, हानि का विचार किया जाता है। और यहाँ षष्ठ स्थान में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, ठीक है। और अष्टमेश, अष्टम भाव में धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु। अष्टमेश कौन है? गुरु है। और व्ययभाव में व्ययभावेश जो है वो कौन है? मंगल है, क्योंकि मेष राशि है। तो त्रिका भाव शुभ नहीं होते हैं। अशुभ भाव के अधिपति शुक्र, गुरु और मंगल बन गए हैं यहाँ। और उसके बाद त्रिषडायेश, योग कारक ग्रह अन्वेषण करने के लिए त्रिषडायेश, तृतीय और 3, 6 और 11 यहाँ था। त्रिका मतलब 6, 8, 12। त्रिषडायश और त्रिकेश ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए लिख दिया हूँ, इसको याद रखना है ध्यान से। तृतीय स्थान का अधिपति इसी वृष लग्न के कुंडली में कर्क राशि है, चंद्रमा है। उसके बाद छठा का स्वामी जो है षष्ठेश शुक्र। और एकादश स्थान का जो अधिपति है वो कौन है? मीन राशि है, गुरु है। समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों को शुभ ग्रह सबसे ज़्यादा कौन है उसका अन्वेषण करना है। जो दोनों में होगा, केंद्र और त्रिकोण में, वो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। जैसे हम लोग शुक्र को, एक तो यहाँ शुक्र के विचार करें तो शुक्र ग्रह जो केंद्र का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो, ये जो नियम है पराशर जी का, उसमें शुक्र को केंद्राधिपति दोष भी लगता है। और यहाँ
त्रिक स्थान का मतलब छठा स्थान का जो अधिपति है वो भी शुक्र है। षष्ठ स्थान का मतलब त्रिक और त्रिषड़ा इन दोनों के स्वामी होने के कारण शुक्र यहाँ क्या होगा, अशुभ ग्रहों में गिनती होगा, शुभ फल नहीं दे सकता है। मतलब संपूर्ण शुभ फल व योग कारक ग्रह में हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे शुक्र को। उसके बाद नेक्स्ट सूर्य और मंगल के विचार करें, क्योंकि केंद्र में सूर्य मंगल भी केंद्र का स्वामी है। सूर्य एक ही स्थान का स्वामी होता है, वो चतुर्थ स्थान का स्वामी है यहाँ। और सूर्य चतुर्थ केंद्र का अधिपति पापक ग्रह होने से भी वो शुभ अशुभ दोनों उनका फल विचार में योग्य नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। तो केंद्र के अधिपति होने से भी शुभ ग्रह हो व पापक ग्रह हो, वो संपूर्ण शुभ फलदायक नहीं होता है शनि सूर्य यहाँ। और मंगल तो एक क्या है, त्रिक स्थान का अधिपति है और दूसरा मारकेश भी है, इसीलिए मंगल तो शुभ फल नहीं देगा। इसी कारण से सूर्य और मंगल तो विशेष अशुभ कारक भी बन सकता है, इसीलिए मंगल को हम योग कारक ग्रह नहीं ग्रहण करेंगे, वो अशुभ फल देगा। उसके बाद नेक्स्ट है बुध। बुध एक में त्रिकोण का स्वामी है, पंचमेश है, और एक दूसरे पक्ष में बुध मारकेश भी है। तो मारकेश और त्रिकोणेश योग कर सकता है, राजयोग प्रदायक हो सकता है, परंतु राजयोग प्रदान करने के बाद, राजा बनाने के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। इसलिए 100% शुभ फल देने के योग्य कारक ग्रह हम बुध को भी ग्रहण यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मारकेश भी है और पंचमेश भी है। पंचमेश योग कारक माने कई सारे राजयोग का फल भी प्रदान करता है मारकेश होने के बाद भी, परंतु राजा बना के भी मार सकता है। इसलिए बुध को योग कारक ग्रह में हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। परंतु यहाँ बृहस्पति के विचार, बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। एक बार नज़र डाल दीजिए, बृहस्पति त्रिक स्थान का भी अधिपति है और त्रिषडाय का भी अधिपति है। इन दोनों 8वां और 11वां घर का अधिपति होने के कारण, और बृहस्पति का धनु राशि जो होता है वो मुख्य राशि होता है। हम लोग जब फलादेश करते हैं, फलादेश में सबसे ज़्यादा एक महत्व विचार क्या है, प्रत्येक ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि रहता है। जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है और स्वराशि भी सिंह राशि है। चंद्रमा का वृष राशि उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि है। और सबसे ज़्यादा जो मूल त्रिकोण राशि होता है उसमें ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है स्वराशि से। उसी तरह मंगल का भी मेष राशि में ज़्यादा प्रभावित राशि, मंगल 2 राशि का अधिपति है, एक मेष और एक दूसरा वृश्चिक। मेष राशि में जितना प्रभाव होगा उसका वृश्चिक राशि में उतना प्रभाव नहीं होगा। मेष राशि जिस भाव में पड़ रहा हो उसके अनुसार मंगल की जन्म कुंडली में हम लोग फलादेश में उसको विचार करेंगे। तो मंगल का क्या है, मेष राशि है। उसी तरह बुध ग्रह का कन्या राशि जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि में वो उच्च भी होता है और कन्या राशि में वो मूल त्रिकोण भी होता है और कन्या राशि में स्वराशि भी होता है। इसीलिए बुध के लिए कन्या राशि। उसी तरह गुरु के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में बृहस्पति का दशा वर्ष कितना है, गुरु का दशा वर्ष 16 वर्ष। यदि गुरु का महादशा प्रारंभ हो, पहला 8 वर्ष जो है वो किसका होगा ना, धनु राशि का होगा।
जैसे हम लोग वृष लग्न के कुंडली में विचार करें, पहले 8 वर्ष तक वो धनु राशि को प्रभावित करेगा। और धनु राशि बैठा हुआ है कहाँ? अष्टम स्थान में, 8वां घर में। अष्टम घर से आयु, छिद्र, रंध्र इस सभी का विचार किया जाता है। और शरीर में हमारे 9 छिद्र होते हैं। उन 9 छिद्रों का शुभ अशुभ फलादेश कहाँ से होता है? 9 छिद्र पता है कौन सा है? नासिका में 2, नाक में 2, कान में 2, आँख में 2 और मुंह, इसी प्रकार गुप्तांग 2, गुह्य स्थान 1 और गुप्तांग 1 करके 2। इस प्रकार 9 छिद्र होते हैं संपूर्ण शरीर में। और उन 9 छिद्रों स्थान में रोग ग्रस्त होने की संभावनाएं रहती है। जब अष्टमेश उसका दशा चल रहा हो, जैसे बृहस्पति वृष लग्न में महादशा चल रहा हो और उसी समय में महादशा का प्रारंभ हो, बृहस्पति महादशा का, और पहला त्रिकोण राशि जो जानते हैं हम धनु राशि बृहस्पति का, और धनु राशि में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है बृहस्पति का। इसीलिए प्रारंभ अष्टम वर्ष तक उसको रोगाक्रांत करेगा। यदि मारकेश के साथ संबंध रख ले तो उसी अष्टम वर्ष के अंदर बृहस्पति उसको मृत्यु भी दे सकता है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। और लगभग कुंडली में फलादेश में देखा गया है, जब बृहस्पति के महादशा यदि मारकेश बृहस्पति हो और बृहस्पति का महादशा चल रहा हो, वो निश्चित ही मृत्यु प्रदायक होता है। और अल्पायु का योग जन्म कुंडली में हो तभी निश्चित रूप में वो मृत्यु प्रदायक होता है। आप लोग जब कुंडली देखने लगेंगे तभी भी आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी होगा। उसी तरह शुक्र का जो राशि है मूल त्रिकोण राशि कौन सा है ना? तुला राशि। तुला राशि है ना? वृष और तुला, इन दोनों में शुक्र का ज़्यादा प्रभाव कौन से राशि के ऊपर रहता है? तुला राशि के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि को पकड़ रखा है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है, जबकि चंद्रमा भी जल तत्व है और शुक्र भी जल तत्व है। दोनों में समसंबंध भी है। और जन्म कुंडली में यदि मित्र तात्कालिक मित्र हो जाए, नैसर्गिक समत्व है, तो मित्र सम मिलके मित्र हो जाते हैं। शुक्र के घर में वृष राशि में चंद्रमा रहना इसी कारण से अच्छा माना जाता है। विचार और सिद्धांत आप लोगों की फलादेश के ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना चिंतन कर सकते हैं। तो शनि का जो राशि होता है वो कुंभ राशि होता है। शनि मकर कुंभ दोनों राशि का अधिपति है, लेकिन कुंभ राशि में जितना प्रभाव होगा, जैसे अभी हम लोग विचार करें तो शनि कौन से राशि में चल रहा है गोचर में? कुंभ राशि में। तो जितने कुंभ राशि वाले होंगे 7.5 शनि का प्रभाव होगा या नहीं होगा? होगा। तो 7.5 शनि में परेशानी होना चाहिए ना? परंतु कुंभ राशि होने के कारण और कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण होने के कारण, आप जन्म कुंडली देखेंगे या जिसको पूछेंगे आपका जन्म राशि कुंभ राशि हो, वो ज़्यादा अभी इस समय में परेशानी में नहीं होंगे। क्योंकि कुंभ राशि मकर राशि में जितना प्रभाव डालेगा, कुंभ राशि में उतना प्रभाव वो नहीं डालेगा। 7.5 का प्रभाव माने अशुभ प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल सकता है। और यदि कुंभ राशि शन्यष्टक वर्ग में शुभ बिंदु ज़्यादा हो कुंभ राशि में, तभी और बड़ी बात है। इसी 7.5 शनि के प्रभाव में भी उस व्यक्ति का अभ्युदय हो सकता है, उन्नति हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादा समस्या नहीं, थोड़ी बहुत तो हो सकता है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। शनि का जो कुंभ राशि है, शनि के दशा वर्ष कितना है? 19 वर्ष। तो शनि 19 वर्ष के प्रारंभ कितने? 8.5 वर्ष, 9.5 वर्ष,
₹9.5 वर्ष जो प्रारंभिक दशा है, शनि जरूर कुंभ राशि का प्रभाव देगा। और इस वृष लग्न की कुंडली में आप लोग फलादेश करेंगे व कर रहे होंगे। वृष लग्न कुंडली में शनि को देखिए, ये शनि 2 राशि का अधिपति है, यहाँ मकर राशि का और कुंभ राशि का। मकर राशि मतलब त्रिकोण स्थान, नवम भाग्य स्थान का स्वामी है, और केंद्र स्थान का भी कुंभ राशि में। कुंभ राशि देखिए केंद्र 10वें भाव में, मतलब नवम और 10वां केंद्र और त्रिकोण, इन दोनों का स्वामी शनि है। और दोनों का स्वामी होने के कारण उसको अशुभत्व नहीं है, क्योंकि पापक ग्रहों को केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता है। सूर्य को भी नहीं लगेगा, मंगल को लगेगा क्योंकि मंगल मार्केश है और व्ययभाव का अधिपति है, इस कारण से। परंतु शनि को 100% शुभ फल प्रदायक हो जाएगा। ये पापक ग्रह है और इसको त्रिकोण और केंद्र का अधिपति होने का दोष भी नहीं लगता है, और ये केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण इसको, शनि को हम क्या मानेंगे? योग कारक ग्रह के रूप में मानेंगे। शनि क्या हो जाएगा? योग कारक ग्रह इस वृष लग्न के कुंडली में। तो शनि यदि कोई राजयोग प्रदायक हो जाए वृष लग्न के कुंडली में, जैसे कुंभ राशि में बैठ जाए और बुध के साथ संबंध रख रहा हो, बुध भले ही मारकेश हो, उसमें वो निश्चित वो क्या करेगा? शुभ फल। शनि के महादशा में बुध का अंतरदशा, क्योंकि बुध उसका मित्र होते हैं ना, मित्र और अतिमित्र संबंध बन जाए तो और भी अच्छा है। शुक्र लेकिन उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि शुक्र त्रिक स्थान का भी अधिपति है और वृष लग्न है, लग्न का स्वामी शुक्र है। उसके बाद भी षष्ठ स्थान का अधिपति होने के कारण शुक्र का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार की स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी कि शुक्र किस राशि में बैठा है। हाँ, स्थिति तो हम निश्चित देखेंगे प्रत्येक कुंडली में, और योग भी देखेंगे। ये इसी प्रकार आप सोच रहे होंगे बृहस्पति, यहाँ हम लोग को पता चला बृहस्पति शुभ फल नहीं दे सकता है, लेकिन सोच लीजिए चंद्रमा से गजकेसरी योग केंद्र में सृष्टि कर रहा हो बृहस्पति। गजकेसरी योग कैसे सृष्टि होता है? हाँ, चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो। सोच लेते हैं चंद्रमा कहाँ है? पंचम भाव में। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, चंद्रमा पंचम भाव में हो और बृहस्पति चंद्रमा से 10वें स्थान में बैठा हो। 10वें स्थान में मतलब मिथुन राशि में, द्वितीय भाव में मिथुन राशि में बृहस्पति बैठा हो, तो कौन सा योग बनेगा यहाँ? और क्या योग बन सकता है? जिसको पता नहीं है वो लिख ले। और क्या योग बन सकता है? हाँ, अमला योग। ठीक है। यदि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह भी नहीं हो, वहां कौन सा योग बनता है? कोई भी ग्रह नहीं, केमद्रुम योग। और केमद्रुम योग का भंग कौन करता है? बृहस्पति भी करता है। बृहस्पति केंद्र में हो जाए, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो जाने से केमद्रुम योग का क्या हो जाएगा? भंग भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस मामले में बृहस्पति को जितना दोष लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए बृहस्पति जब बैठ गया है द्वितीय स्थान में, द्वितीय भाव का कारक भी है बृहस्पति, और कारक स्वस्थान में बैठा है और अष्टम अपने घर को ही देख रहा है, अष्टम स्थान खुद का घर है, तो वहाँ लॉजिक को भी आप लगाएंगे। और बृहस्पति के दशांतर सा चल रहा हो
तो केवल अशुभ फल होगा ऐसा, 8 वर्ष तक अशुभ फल होगा ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या है कि केवल हम लोग पता हम लोगों को चल गया बृहस्पति अष्टमेश है और बृहस्पति एकादश स्थान का अधिपति है, बृहस्पति शुभ फल नहीं दे सकता है, इस कारण से जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठा हो और कोई भी योग बन रहा हो, हम केवल बृहस्पति को अशुभ अशुभ कहते रहेंगे तो ऐसा अशुभ फल घटित कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ अभी हम लोगों का काम क्या हो रहा है ना, हम केवल अन्वेषण कर रहे हैं कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा अधिक शुभ फल दे सकता है कौन से लग्न में। उसके बाद ग्रहों की स्थिति हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद ग्रहों का योग देखना पड़ेगा, तभी जाके हमारी फलादेश क्या होगा, सटीक होगा। और आप लोगों को ग्रुप में प्रतिदिन अभी 12-15 तारीख तक हमारी कक्षा चलेगी, 12 तारीख तक, तो तब तक एक एक पन्ने का हम लोग योग का PDF भेजेंगे। जैसे लगभग लोगों को यहाँ जो जुड़े हुए हैं अष्टक वर्ग चक्र में, सभी लोगों को पता है योगों की लक्षण, लेकिन आप अपने अपने नोटबुक में उस पेज को उसी दिन कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे और नेक्स्ट डे उसका चर्चा हम लोग कर लेंगे, उससे अभ्यास हो जाएगी और हम लोगों को आगे कुंडली देखने में सुविधा होगी। 2-4 दिन तक यही करना है, मतलब जितने सारे योग हो कुंडली में रह सकता है, कई सारे शुभ योग का चार्ट आप लोगों को भेजा जाएगा, उसको ध्यानपूर्वक एक एक पेज डेली भेजा जाएगा, आप उसी पेज को लिख के अपना तैयारी करके नेक्स्ट डे को आइए और उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ये वृष लग्न में किसी को कोई डाउट नहीं है? मिथुन लग्न में चलें। जैसे आपने कुंभ लग्न को बताया था कि 7.5 जैसे कुंभ राशि में शनि है तो ये ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देगी, तो हर किसी के लिए या केवल कुंभ राशि वालों के लिए, क्या प्रश्न होगा? क्या प्रश्न पूछे? कुंभ, क्या प्रश्न पूछे? कुंभ लग्न में आपने बताया था कि ये कुंभ राशि में शनि चल रहा है, तो कुंभ राशि में कौन राशि है शनि, तो इसमें शनि कौन कहलू से कौन कहला हम बुझी पाले पढ़िया बिला। मैडम आपके आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैं पूरा समझ नहीं पा। फिर मैं बताती हूँ, मैम पूछ रहे हैं। हाँ। जैसे आपने बताया ना कुंभ राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो वो शुभ फल देंगे, उतना खराब फल नहीं देंगे। हाँ, काफी चल रही है तो वो कह रही है कि यदि जिनकी कुंभ राशि है उन्हीं के लिए होगा, या ऐसा भी हो सकता है ना सर, जैसे कि मीन लगन हो ना, मीन राशि हो, तो मीन राशि में भी कुंभ इसमें फर्स्ट जब आएंगे द्वादश भाव में तो कुंभ राशि में होंगे, तो इस तरीके से होगा तो वहां भी क्या कम फल देंगे? नहीं, मीन राशि के लिए जब कुंभ में अभी गोचर में शनि चल रहा है, उनका भी मीन राशि के लिए भी 7.5 का प्रभाव है, लेकिन आप मीन राशि को कुंभ राशि के साथ कंपेयर करेंगे तो वो घटित नहीं होगा ना। मीन राशि का प्रभाव 7.5 का प्रभाव निश्चित रहेगा। यदि शनि अष्टक वर्ग में मीन राशि शुभ बिंदु से युक्त हो और मीन राशि में गोचरवश जो जिसका भी चलन हो रहा हो, जैसे सोच लेते हैं कभी 2.25 दिन में चंद्रमा का गोचर चल रहा हो, अभी आज शायद चंद्रमा का होगा, या हाँ आज चंद्रमा का हो सकता है क्योंकि कल उत्तरा भाद्रपदा था, आज रेवती होगा। तो चंद्रमा का गोचर जब चल रहा हो मीन राशि में, तब तक तो मीन राशि यदि शुद्ध हो चंद्रमा के लिए अष्टक वर्ग से और शुद्ध पिंड के द्वारा, तभी कोई समस्या नहीं होगी। परंतु हर समय में कुंभ राशि का 7.5 का शनि का प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मीन राशि जितने प्रभावित, कुंभ राशि में जितना प्रभाव पड़ेगा उससे ज़्यादा पड़ सकता है मीन राशि में, कुंभ राशि में उतना ज़्यादा
प्रभाव नहीं होगा। इनका ये प्रश्न नहीं है, इनका ये प्रश्न है जैसे आपने वृक्ष लग्न की कुंडली बनाई है तो इस समय आपने शनि की 7.5 का फलादेश किया है। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो अथवा कोई दूसरे लग्न की कुंडली हो तो क्या ये जो फलादेश इसके लिए बता रहे हैं कि सारी नहीं 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 नहीं, केवल वृष लग्न की कुंडली के लिए मैं कह रहा हूं। वृष लग्न, यही प्रश्न था इनका। हाँ, वृष लग्न की कुंडली के लिए कह रहा हूं, लेकिन गोचर में यदि कुंभ राशि किसी का, जैसे जन्म राशि कुंभ राशि हो और कुंभ राशि में शनि का वर्तमान चलन हो रहा है और जिसका आप विचार कर रहे हैं उन व्यक्तियों का कुंभ शनि अष्टक वर्ग में कुंभ राशि शुभ बिंदु से युक्त हो, ज़्यादा शुभ बिंदु से युक्त हो, तभी कोई समस्या नहीं होगी उसमें, वही बात है। ठीक है जी, मतलब सर कुंभ राशि के लिए सिर्फ हमें देखना है ये शुभ वाला पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। और शनि अष्टक वर्ग से ही देखना है। और सर एक दूसरा जैसे बताया ना आपने, केंद्राधिपति दोष बताया था कि शुभ ग्रह को होता है, जैसे यहाँ तो लग्नेश ही हो जाएंगे कई सारी कुंडलियों में, हाँ, तो लग्नेश को भी सेम दोष लगेगा? निश्चित निश्चित। दोष क्या लगता है? शुक्र का दोष क्या है? लग्नेश को सबसे उत्तम मतलब होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट तो है, इम्पोर्टेंट प्लैनेट होने से उसको दोष नहीं लगेगा। शुक्र का दोष क्या है? कौन सा दोष सृष्टि करेगा? शुक्र कौन सा कारक ग्रह है? कामना हाँ, ठीक है ठीक है, कामना कारक ग्रह है। जब कामना की वृद्धि होती है व्यक्ति में, तब भौतिक सुख के प्रति ज्यादा लालायित होता है व्यक्ति, और भौतिक सुख ज्यादा चाहने की जो आकांक्षा होती है उसको लोभाग्रस्त कर देता है, और ज़्यादा सुख में रहने के चक्कर में उसके तबीयत बिगड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, कामनाओं में वृद्धि होगा, बार बार माने कुछ प्राप्ति हो जाए और उससे ज़्यादा प्राप्ति करने के लिए वो जो काम क्रोध लोभ मोह माया उसमें पड़ने लगेगा। 6 प्रकार की शत्रुओं की वृद्धि होगी। जी सर, धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, हम जैसा कि कुछ लोग कहते हैं लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो क्या केंद्राधिपति दोष में भी ये तो ऐसा नहीं है कि लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है? ऐसा केवल मंगल के दोष तो शुभ ग्रहों को ही लगता है। हाँ, लग्न केंद्राधिपति दोष शुभ ग्रहों को सबसे ज्यादा गुरु शुक्र को, शुरू के दिन में मैं बताया था, सबसे ज्यादा गुरु शुक्र को लगता है, उससे कम बुध को, उससे कम चंद्रमा को सबसे ज्यादा दोष नहीं लगता है। सबसे ज्यादा दोष जो है वो बृहस्पति और शुक्र को लगता है। हाँ? और गुरु को जितना लगेगा शुक्र को भी उतना नहीं लगेगा, इसीलिए शब्द में गुरु शुक्र यो हो, गुरु का प्राधान्य दिया गया है। और आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत सारे पंडितों का आप कुंडली अन्वेषण करेंगे तो वहाँ आपको दोष दिखने लगेगा। जो प्रवचक होते हैं, प्रवचन देते हैं, अथवा जो संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत विद्वान हो, अच्छा पांडित्य मंच पांडित्य हो, अच्छा बोलने वाला हो, और उसमें अहंकार भर भर के होगा, और उसमें कामनाओं की दोष जो होती है ना अपने पास रखेल रखने की व्यवस्था, उसमें ज़्यादा होती है उस सब में। ठीक है, वो गुप्त एक बार रिपीट कर दीजिए गुरुजी। अरे भाई क्या इसको अच्छे चीज को रिपीट करने के लिए। गुरुजी, क्या ये केंद्राधिपति दोष भंग होता है? हाँ, भंग भी होता है। कैसे भंग होता है गुरुजी? केंद्राधिपति दोष भंग क्यों नहीं होगा? जैसे आपस में संबंध हो जाए, केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध हो जाए, और एक शुभ ग्रह हो और दूसरा पापक ग्रह हो, और आपस में मित्रता भी हो। संबंध 4 प्रकार की होता है। आप लोगों को पता होगा संबंध क्या है। एक तो दृष्टि संबंध है, इतरातर दृष्टि संबंध, एक दूसरे को देखें, इतरातर दृष्टि संबंध। एक और एक दूसरा क्या है? स्थान विनिर्मय संबंध।
एक दूसरे के घर में ही चले जाएं, मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। दृष्टि मतलब केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति को देखे और त्रिकोणाधिपति केंद्राधिपति को देखे। ये सब राजयोग कारक बन जाते हैं ना तभी, ठीक है। कई सारे आप लोग राजयोग अध्याय में देखेंगे, फलदीपिका, जातक पारियात, इस सब में केंद्र और त्रिकोण को मिला के ही राजयोग बना हुआ है। और आप प्रश्न कुंडली में देखेंगे तो जितने सारे कार्य सिद्धि योग है उसमें आप लोगों को केंद्र और त्रिकोण के आपस की संबंध को दिखाई देगा। उसमें इसीलिए लघु पाराशरी में कहा गया है केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन्नरः। केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। इन दोनों में आपस में संबंध हो जाए तो क्या होता है, राजयोग सृष्टि हो जाता है, ठीक है। उससे अच्छा शुभ फल प्राप्ति का इसी से माने दोष भी खंडन होगा। हर व्यक्ति हर प्रवचक जो कामनाओं से पीड़ा युक्त हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, मानसिक कामना भी कर लेता है, हाँ मैं ये लड़की सुंदर दिख रही है, इसको प्राप्ति करने की इच्छा होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, उससे उसका कामना की भी पूर्ति हो जाती है। और उस तरह के विद्वान भी हैं, पंडित हैं। और ज़्यादातर प्रवचक जो अच्छे पढ़ाते हैं, जो अच्छे टीचर हैं, और विशेष करके संस्कृत के विद्वान जितने हैं उन लोगों के कुंडली में, और जो मठाधीश हैं, मठ में जिसके पास शुक्र की गुण हो, हाँ शुक्र क्या होता है, आकृष्ट शक्ति रहता है ना शुक्र के कारण, और वो दिखने में भले ही सुंदर हो या ना हो, उसको लोग देखते हैं तो उसके ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं। वो काला होगा लेकिन उसको देखने से शुक्र की प्रभाव के कारण कुछ दूसरा देखेगा तो उसके ऊपर फिदा हो जाएगा। फिदा होने के कारण कई सारे उसके जजमान बन जाते हैं, कई सारे उसके माने चेला बन जाते हैं, और उसी से वो अपना क्या मठ में प्रवचन देने लगते हैं, मठाधीश बन जाते हैं। और उन लोगों के पास माने बालिकाओं का आगमन के द्वारा वो कामना भी धीरे धीरे सृष्टि होने लगता है, और उसी से दोष अब प्रबल करे। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ शुक्र के दोष को खत्म करना है। अरे वो तो सबसे जो ज़्यादा मुख्य है। हम लोग जितने दोष को निवारण करने के लिए सोचते हैं उससे मुख्य चीज़ क्या है, मंत्र जप और ध्यान को केंद्रित करना। जितना एकाग्रता रहेगी योग प्राणायाम के द्वारा, जितना ध्यान केंद्रित हम करेंगे और कर्म क्षेत्र के ऊपर जो हमारा ध्यान दूसरे ओर ना भटके, उसी में आपका शुक्र दोष भी खंडन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मुख्य शुक्र दोष कैसे खंडन होगा? शुक्र क्या करवाता है? कामना वृद्धि करवाता है। आप कामनाओं का, जैसे गौतम बुद्ध कहे हैं ना, कामनाओं का विनाश से दुख का विनाश हो जाता है। आप कामनाओं का विनाश करने लगेंगे तो उससे भी शुक्र का दोष भी निवारण होने लगेगा। और आप कहेंगे बृहस्पति का ज्ञान का दोष है, तो ज्ञान का दमन कर लेंगे, मतलब ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो वो दोष समन होगा। ऐसा नहीं है। बृहस्पति का जो मुख्य दोष होता है वो अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन जो अहम भावना सृष्टि होती है ज्ञान के अर्जन के द्वारा, उस अहंकार को आप छोड़ेंगे तो धीरे 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 उसका दोष निवारण होने लगेगा। और प्रत्येक ग्रहों का दोष निवारण तब होगा जब हम मंत्र जाप करेंगे, उस ग्रह का मंत्र जाप करेंगे और उस ग्रह का इष्ट सिद्धि करेंगे। इष्ट सिद्धि से मंत्र जाप से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। और जितना स्थित प्रज्ञ होगा और जितना कम बोलेगा, मित बोलेगा और कम बोलेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर का ना बोले, बहुत प्रवचक ना हो, उससे भी धीरे धीरे घटता है दोष। हाँ, बाचाल नहीं होता है। कभी कभी आप देखेंगे तो
विद्वान होगा, सुंदर भी होगा, मंच पांडित्य भी है, लेकिन वो बाचाल बन जाते हैं। मैं ये किया हूँ, मैं ये सब बनाया हूँ और मेरे द्वारा हो रहा है। वो अच्छा मंच पांडित्य होता है, इसलिए बहुत बोलते हैं और बोलते बोलते क्या वो बोल जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। आप प्रैक्टिकल कीजिए, लोगों के साथ आप लोग मिल रहे हैं, ये सब देखिए, खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो दृष्टि संबंध, स्थान विनिर्मय संबंध, इतरातर दृष्टि मतलब एक दूसरे को देखें, उसके बाद एक भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे को देखें। एकस्थ अपरोपरि दृष्टि संबंध, एक में एकस्थ अपरोपरि, अपर के ऊपर दृष्टि संबंध। और सबसे अंतिम जो संबंध होता है वो क्या है? सहवास संबंध होता है। सहवास मतलब एक साथ दोनों बैठ जाए, जो युति संबंध आप कहते हैं। मतलब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जो है वो एक साथ बैठ जाए, सहवास संबंध है। जैसे हम लोग कुंडली देखें, वही वृष लग्न का कुंडली बनाइए। अरे सूर्य शनि के साथ आपस में संबंध क्या है? मित्र या शत्रु? शत्रु शत्रु मिलके क्या होता है? ठीक है, तो सूर्य के साथ वृष लग्न में शनि का दृष्टि हो जाए तभी योग बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि दोनों केंद्र का स्वामी है और पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे को, जैसे सूर्य शनि को शत्रु मानता है, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु नहीं मानता है। देखे है ना, शनि क्या मानता है? सूर्य को सम मानता है। परस्पर परस्पर, ठीक है। तो शनि बैठा हो सूर्य के घर में, शनि बैठा हो सूर्य के घर में, और शनि का दृष्टि जो है वो कौन से स्थान में है? तीसरा, 10वां और 7वां पूर्ण दृष्टि होता है। और शनि से 10वां घर में, शनि से 10वां घर क्या होगा? लग्न होगा। लग्न में सूर्य बैठा हो तो एक घर में बैठा है, मतलब किसके घर में बैठा है? त्रिकोण का स्वामी केंद्र के घर में बैठा है और सूर्य के ही घर में बैठा है। और किसको देख रहा है? सूर्य को ही देख रहा है। इसको क्या कहेंगे? एकस्थ भावेशः, एक का भाव का स्वामी दूसरे भाव के स्वामी के घर में बैठा हो और उसी भाव के स्वामी को देख रहा हो। एकस्थ भावो अपरोपरि दृष्टि संबंध, एक में स्थित हो, जिसमें स्थित हो उसी भाव का अधिपति के ऊपर क्या कर रहा है? दृष्टि दे रहा है। जैसे शनि सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को देख रहा है, तो दोनों योग बन गया ना, तो उससे योग क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। समझ गए बात को? चलिए, तो सहवास संबंध हो गया। सहवास मतलब क्या है? युति संबंध, लिख लीजिए, युति। और इतरातर दृष्टि मतलब परस्पर दृष्टि, ठीक है। और स्थान विनिर्मय तो आप समझते हैं, एक दूसरे के घर में चले जाना।
उससे भी योग बनता है, और योग बनने से दोष भी कम होता है, घटता है। चलिए थोड़ा सा समय है बचा हुआ है, कर्क लग्न में विचार कर लेते हैं। गुरुजी एक प्रश्न था इसमें। अरे भाई प्रश्न पूछेंगे तो कर्क लग्न का विचार नहीं होगा, वो पूछ लीजिए। मिथुन लग्न का होगा। हाँ मिथुन लग्न का। सर ये प्रिंट आउट लेना था एक बार, आप थोड़ा देंगे। अरे ठीक है पीडीएफ भेज देंगे। अरे पीडीएफ पठा दो। चलिए क्या पूछ रहे हैं सर? गुरुजी जो केंद्राधिपति दोष का बताया था आपने कि गुरु शुक्र प्रबल लगता है, वो जिसकी कुंडली में होगा उसमें उसको जीवन में दोष दिखेंगे ऐसा? जिसके कुंडली में होगा केंद्राधिपति दोष गुरु शुक्र का, तो जो दोष गिनाए हैं गुरुजी अभी जिससे चर्चा चल रही थी, वो उसके जीवन में दिखेगा? हाँ निश्चित दिखेगा, निश्चित। कभी कभार दोष क्या होता है आपको बाहर नहीं दिखता है, वो अंदर अंदर होके भी छुप जाता है। खुद को पता रहता है, उस व्यक्ति को पता रहता है उसके पास क्या दोष है, और आप कुंडली देखेंगे तो बताएंगे तो वो अनुभव करेगा, भले ही अंगीकार नहीं कर सकता है लेकिन वो अनुभव करेगा, ये सही बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ये प्रैक्टिकल चीज है। आप लोग जितना दिखेंगे आपके आपस में, घर में, परिवार में, हर किसी के कुंडली में आप लोगों को ये सब दिखने लगेगा। और आजकल तो ये सब बहुत दिखने लगता है, आप छात्रों से लेके टीचर तक। हाँ, और मन कमजोर होना, चंद्रमा के दोष क्या होता है? मन का कारक चंद्रमा है। मन कमजोर हो जाना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना और स्मृति शक्ति में घटोतरी होना, ये सब दोष होता है चंद्रमा का। हाँ, स्मरण शक्ति ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत दिन तक वो याद नहीं कर पाता है छात्र। ये सब तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल आप देखने से पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। चलिए मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन कर्क सिंह। हाँ, यहाँ केंद्र का स्वामी कौन है? हाँ, दोनों दिशाभाव राशि में बुध और गुरु रहते हैं, और स्थिर राशि में लग्न हो, स्थिर लग्न जैसे वृष, वृश्चिक और कुंभ और सिंह, ये 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि है, और उनका केंद्राधिपति वही चारों रहते हैं। इसको भी ध्यान पूर्वक याद कर लेना है। और उसी तरह 3, 6, 9, 12 इन चारों का जो मिथुन लग्न हो अथवा कन्या लग्न हो अथवा धनु लग्न हो अथवा मीन लग्न हो, वहाँ आपको केंद्र का स्वामी बुध एवं गुरु ही मिलेंगे। और यहाँ कोई भी लग्न हो, स्थिर लग्न हो, स्थिर में केंद्र का स्वामी 4 ग्रह मिलेंगे। कौन? शुक्र, सूर्य और मंगल, शनि, ये तो कॉमन है। और चर लग्न में द्विस्वभाव में और चर में 1, 4, 7, 10। यहाँ स्थिर में जो है वही है, वही केवल सूर्य को काट दीजिए, चंद्रमा। ठीक है। चलिए, यहाँ बुध बृहस्पति केंद्र का स्वामी है, तो बुध बृहस्पति दोनों को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। चलिए, उसके बाद त्रिकोण लेते हैं। त्रिकोण में शुक्र और शनि। शुक्र पंचम स्थान का अधिपति, शनि नवम स्थान का अधिपति है। जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। मार्केश, चंद्रमा और गुरु। अभी कुछ दिन पहले इसी मिथुन लग्न की एक कुंडली मेरा छोटा भाई
वो भी इसी बृहस्पति के महादशा में मारकेश के कारण उसका मृत्यु हुआ है। तो ये मारकेश जरूर बड़ा घातक होता है बृहस्पति के लिए, ठीक है। और त्रिक मतलब 6, 8, 12, षष्ठ स्थान, अष्टम और 12वां स्थान। षष्ठ स्थान का अधिपति यहाँ मंगल है, 8वां का शनि और 12वां का शुक्र। मंगल शुक्र शनि त्रिक स्थान के अधिपति है। और त्रिषडायस जो है, त्रिषडायस कौन कौन है? तृतीय स्थान का अधिपति सूर्य। ये पापक ग्रह हो शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 का अधिपति कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पापक ग्रह भी शुभ फल नहीं देते हैं, अशुभ ग्रह भी और शुभ ग्रह भी शुभ फल नहीं देते हैं। दोनों पाप और शुभ दोनों अशुभ फल देते हैं। इसका अर्थ यह है, देखिए तृतीय पराक्रम होता है और छठा जो है वो शत्रु है। जैसे यहाँ शत्रु स्थान का अधिपति जो है वो मंगल है और 11वां स्थान का अधिपति भी मंगल है ना। तो मंगल यहाँ पराक्रम वृद्धि करवाने के लिए मुख्य ग्रह हो जाएगा मिथुन लग्न में। पराक्रम वृद्धि होने से भी व्यक्ति गुंडागर्दी भी करता है, ज़्यादा झगड़ा फगड़ा करता है और बहुत सारे परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ा, अस्त्र संचालन, उससे भी दोष और अशुभ फल देने लगता है। और सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के कारक ग्रह है और पराक्रम का अधिपति मंगल, दोनों मिल जाएंगे तो त्रिषडायस होने के कारण ज़्यादा परेशानी में भी अहंकार, गुस्सा, क्रोध, उस तरह की दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। और हो सकता है सैनिक भी करवा सकता है, सैनिक कार्य में, हाँ, पुलिस हो वा कोई भी सैनिक कोई भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य में हो, इस तरह की काम में लगाता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी करवाता है। ज़्यादा अच्छा शुभ प्रभाव नहीं सूर्य मंगल से मिलता है। और त्रिकोण शुक्र शनि, शुक्र को देखिए त्रिक कौन से स्थान का? न 12वां स्थान का स्वामी है, व्ययभाव का स्वामी। व्ययभाव का स्वामी होने से शुक्र को दोष नहीं लगता है। शुक्र हमेशा व्ययभाव में शुभ फल प्रदायक है। यहाँ वो दोष सृष्टि अशुभ स्थान होने के बाद भी उसका स्वामी होने से भी दोष नहीं करता है और वहाँ बैठ जाए व्ययभाव में, वहाँ भी वो अशुभ फल नहीं देता है। और जैसे मिथुन लग्न में शुक्र पंचम स्थान का अधिपति है और पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था पंचम तुला राशि, तुला राशि उसका शुक्र का मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण में शुक्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। इस कारण से इस कुंडली में यदि शुक्र व्ययभाव में भी बैठेगा तभी भी शुभ फल देगा, पंचम भाव में भी शुभ फल देगा। और 10वें स्थान में मीन राशि में शुक्र क्या होता है? उच्च का हो जाता है। और शुक्र मीन राशि में भी बैठ जाए तभी कौन से योग बनाता है उच्च होने से? और क्या योग बनाता है 10वें स्थान में रहने से? अमला, ठीक है। हाँ, इस प्रकार अनेक शुभ योग बनाता है। यदि सूर्य से द्वितीय स्थान में हो तभी कौन सा योग बनेगा? कौन से? बेसी, शुभ बेशी। इस प्रकार शुभ योग कारक हो जाता है सबसे ज़्यादा इस कुंडली में शुक्र। इस कारण से शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदायक रहता है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बाकी पूछ लीजिए। यहाँ मार्केश चंद्र भी प्रभावी होगा और गुरु भी प्रभावी होगा। गजकेसरी इत्यादि योग बनने के बाद भी यदि जन्म कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है तभी राजयोग होगा, राजग आदि मिलेगा, उसके बाद भी उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी होगा, मर भी सकता है। हाँ, ठीक है। चलिए प्रश्न किसका? हाँ, सप्तम स्थान में गुरु ही बैठ जाए तो नहीं होगा। सप्तमादि केंद्राधिपति दोष खत्म नहीं होगा।
ऐसा बृहस्पति पंचमे त्रिकोण स्वामी के साथ संबंध रखे तभी जाके दोष खत्म होगा। ऐसे केवल इसी से ही दोष खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, इसी लग्न में योग कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र होगा इसमें। शुक्र को व्यभाव का दोष नहीं लगेगा ना, कहा ना, वो त्रिकोण का स्वामी हो गया ना। शनि यहाँ अष्टमेश भी है, अष्टमेश अशुभ होता है ना, और शनि भाग्येश और अष्टमेश होने से शुक्र के साथ मिला हो, शुक्र के साथ दृष्टि हो, तभी शनि शुक्र परस्पर में मित्रता रखते हैं, उस कारण से योग बनेगा, अच्छा राजयोग बनेगा। और माने शनि का ज़्यादा अष्टमेश का प्रभाव, और शनि अष्टम में आयु कारक भी होता है ना, अष्टम भाव का कारक भी शनि है, इसीलिए बहुत भाग्य वाला भी नियम लगेगा ना कुछ? हाँ, भाग्याधिपति वाला नियम लगेगा। हाँ, बुध भी मारक होगा गुरुजी इसमें? बुध मारक नहीं होगा, बुध तो माने केंद्राधिपति दोष युक्त होगा, और मिथुन लग्न होने के कारण, ठीक है। सर बुध को जो केंद्र चलिए, क्या क्या वो अशुभ प्रभाव होंगे?